वो भले ही खुद को शांत दिखा रहा था, लेकिन चिंग समझ गई कि अंदर ही अंदर वो कितना बिखर गया है। वहीं फांग अपनी सास के कपड़े बदलने में उनकी मदद कर रही होती है। घर जलने के बाद दादी भी टूट चुकी थी। एक तो उनका नालायक बेटा छोड़कर चला गया। उनके लिए फांग और वो ही सब कुछ थे। वो उन पे बोझ नहीं बनना चाहती थी, इसलिए अंदर से टूटने के बावजूद भी खुद को बाहर से स्ट्रांग दिखाती, जिसपे फांग आंखों में आंसू लिए गुस्सा करती कि वो बिल्कुल वो की तरह कभी अपने दर्द को जाहिर नहीं करती हैं। वो बस इतना चाहती है कि उनकी सास इस उम्र में इतना सब कुछ अंदर ना रखे। फिर उन्हें तसल्ली देती है कि घर चला गया तो क्या हुआ, जब पैसे आ जाएंगे तो वो सब कुछ फिर से बना लेंगे। दादी ने बोला वो अब से अपनी बेटी जैसी बहू से कुछ नहीं छुपाएंगी। उन्होंने कांपते हुए हाथों से अपने कपड़ों के अंदर छुपाया हुआ एक बैंक कार्ड निकाला और फांग को दे दिया, जिसे उन्होंने आग से बचाकर रख लिया था। फांग ने इमोशनल होकर उन्हें गले लगाया और कहा कि ये मुश्किल घड़ी भी बीत जाएगी, सब सही हो जाएगा। उस रात वो ने उन्हें कॉल लगाकर पूछा उन लोगों को किसी चीज की जरूरत है तो वो दुकान से ले आएगा, लेकिन फांग ने बताया यहाँ सांशी ने उन्हें और दादी को जरूरी सामानें दे दी है। फांग चुपचाप बैठी होती है, तभी उनके पास सांशी और यूफेन आई और उन्हें डम्पलिंग देकर कहा थोड़ा खा लेने, लेकिन उनका मन नहीं होता। वो बताती हैं कि घर में वो और चिंग के बुक्स एग्जाम्स के मटेरियल थे। अब उनके कॉलेज एंट्रेंस में वो फेल हो गए तो क्या होगा। वो अपनी किस्मत को कोसती है, खुद को शापित कहकर कि वो जब भी सोचती है सब सही हो गया, दूसरे ही पल जिंदगी उन्हें गहरी खाई में डाल देती है। उनकी दोस्त उन्हें कौंसल करती है कि अभी उन सबका सही सलामत होना सबसे बड़ी बात है। घर तो वो फिर से खड़ी कर सकते हैं, बाकी वो लोग हैं उनके लिए। उनके रहते उन्हें बिना छत के सोना और भूखे पेट रहना नहीं पड़ेगा। देन वो फांग को उनका दिया रेड एनवेलप लौटा देती हैं, जिसमें कुछ पैसे थे जो इस वक्त में उनके काम आ सकते हैं। सुबह वो के दोस्त उसे मैसेजेस करके बताते हैं वो दादी के व्हील चेयर और उनके बुक्स वगैरह का इंतजाम कर रहे हैं। बाद में वो जले हुए स्वान आइलैंड आया। वहाँ का मंजर देखकर उसका दिल भर आया। उसकी नजर फैमिली फोटो पे गई, जिसे उन्होंने कितना खुश होकर लगाया, पर अब वो जलकर राख हो गया। दादी की जिस व्हील चेयर को उसने इतनी मेहनत से खरीदा, वो भी अब एक लोहे के फ्रेम में बदल चुकी थी। वो खुद को संभाल न सका और रो पड़ा। तभी चिंग आई, उसके पीठ को सहलाकर उसे संभाला और उसे पीछे से हग कर लिया और कहा सब ठीक हो जाएगा, हम दोबारा से इसे नए सिरे से बनाएंगे। आखिरकार वो खुद को रोक नहीं पाया और मुड़कर चिंग को जोर से गले लगा लिया। इतने दिनों से जो दर्द उसने अंदर दबा कर रखा था वो आंसू के साथ भर आ गया। घर के बाहर बैठे वो ने उससे पूछा यहाँ वो क्यों आई थी। चिंग ने बताया उसने वो के लिए न्यू ईयर गिफ्ट लिया था, एक की चेन जो उसने उसके पिलो के नीचे रखी थी वही लेने आई थी। ये सुनते ही वो भागता हुआ घर के अंदर गया और वो ले आया। की चेन थोड़ा सा जल गया था, लेकिन फिर भी ये वो को बहुत ही पसंद आया। उसका मूड सही हो गया और उसमें फिर से सब कुछ सही करने का जोश आ गया। चिंग ने बोला ये सब करने में बहुत से पैसे लगेंगे, तो क्या वो फिर से पढ़ाई छोड़कर काम करेगा। वो ने कहा इस बार वो दोनों साथ में करेगा, पढ़ाई भी और पैसे कमाना भी। जब वो वापस हाओचिंग के घर लौटा तब हाओचिंग ने बोला कि उसे लगता है स्वान आइलैंड पे आग किसी ने जानकर लगाई है। उसे पूरा यकीन है किसी ने वो से बदला लिया है। पिछली बार उसकी फाइट शॉपिंग से हुई, भले ही सोफान ने झगड़ा रोका, उसने मामला संभाला, पर उसका भाई वैसा नहीं है। ये सुनते ही वो सीधे पिंग के पास गया, उसका गरेबान पकड़कर पूछा क्या उसने आग लगाई। तो शॉपिंग खुद हैरान रह गया। उसने साफ इनकार कर दिया और कहा कि उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। वो ने ऑलरेडी ऑफिसर शू को कॉल करके बता दिया था कि उसके हिसाब से आग किसी ने जानकर लगाई है। सो उसके दोस्तों ने वो को कॉल पे बताया कि पुलिस उसके सलाह में एविडेंस ढूंढ रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन के बाद वो को पुलिस स्टेशन बुलाया गया। उन्होंने बताया कि आसपास के लोगों से पूछने पे पता चला वो के घर के बैकयार्ड पे यांगांग दिखा था। यांग से पूछताछ पे उसने बताया कि वो वहाँ गया था, उस वक्त सिगरेट पी रहा था और पास के कार्डबोर्ड के ढेर पे वो हल्का हो गया। तभी पटाखे की आवाज से डर गया और उसके मुंह से सिगरेट वहीं पे गिर गई और आग लग गई। उसने इसे एक हादसा बताया, लेकिन पुलिस ने वो का भारी नुकसान होने पे उसे अरेस्ट कर लिया और उसके वेयर हाउस को भी सील कर दिया गया जहाँ चोरी के सामानें मिली। ये सभी चार्जेस लगने पे उसे 3 से 7 साल की सजा हो सकती थी। उसके पास कोई जमा पूंजी या पैसे नहीं थे, इसलिए वो को उसके पास से कोई कंपनसेशन नहीं मिली। पुलिस स्टेशन से निकलकर सभी सी साइड आ गए और प्रे करने लगे। दादी ने परिवार की सेफ्टी की दुआ की। फांग ने चिंग और वू के अच्छे कॉलेज में जाने की, वू ने दादी की अच्छी सेहत, चिंग के सपने पूरे होने और अपनी माँ के दौलतमंद होने की दुआ मांगी। वहीं चिंग ने मन में एक विश मांगा कि वो सभी ऐसे ही एक फैमिली बनकर रहे और वो कभी एक दूसरे से जुदा ना हो। दादी फांग को जिद करती है कि वो लोग उनके डेबिट कार्ड से पैसे कैश आउट कर ले ताकि उनकी हेल्प हो जाए, लेकिन वो पैसे उन्होंने दादी के लिए ही रखे थे।
वो इसे खर्च करने की सोच भी नहीं सकते, पर उनके बहुत जिद करने पे फांग मान जाती है, लेकिन एक शर्त पे कि वो उनका सारा पैसा इंटरेस्ट के साथ लौटा देंगी। वो दादी के डेबिट कार्ड चिंग को देकर कहती है वो के साथ जाकर कैश आउट कराने। दादी ने बताया था उनके अकाउंट में 10,000 वॉन से ज्यादा है, लेकिन उन्हें पता लगा अकाउंट में सिर्फ 300 वॉन के करीब ही पैसे बचे हैं। वो ने ट्रांजेक्शन हिस्ट्री निकलवाई और देखा दादी के पास 10,000 से ज्यादा थे, लेकिन 2 साल पहले उसमें से पैसे बार बार निकाले गए। पैसे निकालने वाला कोई और नहीं बल्कि शु गुदोंग था, क्योंकि उन्होंने अपनी माँ की आईडी ली थी और कंसेंट फॉर्म पे उनका साइन भी कराया था। उधर लुनियान छुट्टी से वापस लौट आया और दुख जाहिर की। फांग ने कहा कि उसे वापस लौटकर कोई नई जॉब ढूंढ लेनी चाहिए। वो नहीं चाहती उनकी मुश्किल घड़ी में लुनियान और उसकी बूढ़ी दादी की जिंदगी भी उजड़ जाए। उसके बाद फांग अपने घर के सभी चीजों में अच्छे और जले चीजों को अलग कर रही थी। उसी में उनकी नजर उनके मैरिज सर्टिफिकेट पे पड़ी। तभी वो आया और उन्हें बताया दादी का अकाउंट शिंगुदो ने खाली कर दिया। फांग ने उसे इस बारे में दादी से छुपाने को कहा और अपने शादी के सर्टिफिकेट उड़ाकर फेंक दिए। वहीं वो ने देखा पिंग को काम मिलना मुश्किल हो गया उसके खराब रिकॉर्ड की वजह से। जिस जगह पे काम करता है वहाँ जब उसके हिस्ट्री के बारे में पता लगा तो उसे काम से निकाल दिया गया। वो उसके पास आया और उसे एक बिजनेस कार्ड दी और बताया वो वहाँ जाकर काम कर सकता है। ये फान की दोस्त शिमिन की फिशरी है जहाँ पे एम्प्लॉयज की जरूरत रहती है। उसने वहाँ उसके लिए बात भी कर ली है। दूसरी तरफ चिंग ने जब देखा कि फांग की फैमिली कितनी मुश्किलों से गुजर रही है तो उसने अपने फादर के सेक्रेटरी सुनहाई को कुछ पैसे मांगने के लिए फोन किया, लेकिन बात करते वक्त उसे पता चला कि उनकी सास की सर्जरी हुई है और वो खुद हॉस्पिटल के चक्कर लगा रहे हैं। ये सुनकर चिंग ने पैसे मांगने का ख्याल छोड़ दिया। फोन रखने से पहले सुनहाई ने उसे एक खुशखबरी दी कि यहाँ उसके डैड के केस में थोड़ा प्रोग्रेस हो रहा है। जैसे ही चिंग ने कॉल कट किया पीछे से वो जो सब सुन रहा था उसके पास आया और तसल्ली दी कि वो पैसों का कुछ न कुछ इंतजाम कर लेगा, इसलिए चिंग को सिर्फ अभी पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए। तभी फांग ने चिंग को आवाज लगाकर अपने पास बुलाया और उसे दिखाया हेयर कटिंग के टूल्स जो उन्हें श्वान आइलैंड पे सही सलामत मिले। उन्होंने पार्क और डॉक्स में जाकर लोगों के बाल बहुत ही कम पैसों में काटने का फैसला किया। चिंग को उनके ये बिजनेस का आइडिया बहुत ही पसंद आया। उसने उन्हें फुल सपोर्ट दिखाया। चिंग अपने ग्रुप को कॉलेज एंट्रेंस की प्रिपरेशन कराती। वो लोग भी ऐसे टफ टाइम में उसके हेल्प करने के लिए पैसे ट्रांसफर करते और कहते कि उन्होंने उसे फाइनल्स अच्छा करने की खुशी में दी है ताकि चिंग मना न कर पाए। वो क्लासेस अटेंड नहीं कर पाता तो चिंग उसे स्टडी मटेरियल्स भेज दिया करती। वो शुनी में फोन रिपेयरिंग के काम के साथ साथ फूड डिलीवरी और छोटे मोटे पार्ट टाइम जॉब्स भी करता और जब भी थोड़ा बहुत वक्त मिलता पढ़ाई भी करता। वहीं फांग छोटा सा स्टॉल लगाकर जगह जगह लोगों के हेयर कट करती। एक रोज एक शख्स पेमेंट किए बिना चला जाता है। जब फांग उन्हें पीछे से आवाज लगाती हैं तो मुड़कर भी नहीं दिखता। वहां से अपने ऑटो से जा रहे जू उसे रोक लेते हैं और फांग को पैसे दिलाने में मदद करते हैं। इसके बदले फांग उनकी हेयर कट करती है। वो उनसे बच्चों को लेकर बात करते हैं। वो नहीं चाहते कि इस मुश्किल घड़ी में वो और चिंग पढ़ाई से ड्रॉप आउट करें। फांग उन्हें मेक श्योर करती है कि बच्चे कभी ऐसा नहीं करेंगे। वहीं वो दिन रात काम करता है। जब चिंग उसे पढ़ाती है तो थकान की वजह से वो कभी कभी पढ़ाई के दौरान सो जाता है। उसे इस तरह देखकर चिंग को वो बहुत ही क्यूट लगता है। उसने चुपके से उसकी फोटो भी खींची और उसे ट्यूशन देकर जब कमरे में आई तो उस फोटो को देखकर मुस्कुराने लगी और उसे जूम करके ब्लश करती रहती। फांग ने घर वापस आकर सबके लिए लंच बनाया और गुड न्यूज दी कि आज उन्होंने 30 हेयर कट किए हैं। इसी खुशी में उन्होंने आज अच्छी अच्छी डिशेस बनाई, लेकिन दादी को लगता है ये सब उनके पैसों से आया है तो उनके चेहरे पे बड़ी सी मुस्कुराहट रहती। ये सोचकर कि ऐसे टाइम में वो इस परिवार के किसी काम तो आ रही है। वो इतना काम करता है कि खाने पे ही नहीं आता, इसीलिए आज चिंग उसके लिए टिफिन लेकर आई। फांग ने अपने बेटे के लिए हैंड क्रीम भिजवाया और दादी ने हैंड ग्लव्स और उसने उसे अपना हैंड रिटन स्टडी मटेरियल्स दिया ताकि जब भी टाइम मिले तो वो इसे पढ़कर रिलैक्स कर सके। ये सब इतनी मेहनत से लाने पे वो ने उसे अच्छा अच्छा खाना खिलाने एक जगह ले आया जहाँ के फूड चीप और बेस्ट होते हैं। वहाँ वो के जुआंग नाम के कॉलीग ने चिंग को उसके साथ देखकर उसकी गर्लफ्रेंड समझ लिया, पर दोनों ने फौरन से उनकी गलतफहमी दूर कर दी, पर अंदर ही अंदर खुश भी हुए। रात में जब हॉट वाटर चला गया तब चिंग को ठंडे पानी से ही हेयर वॉश करना पड़ा। उसे ठंड न लग जाए तो वो ने जल्दी जल्दी उसके बाल सुखाए। इस तरह उनके बीच का बॉन्ड गहरा होता जा रहा था। देखते ही देखते स्कूल के नए सेमेस्टर का दिन आने लगता है। इसके लिए चिंग अपनी यूनिफॉर्म धोकर छत पे सुखा रही होती है। तभी उसे एक जानी पहचानी कार आता दिखता है। उसमें से निकलते हैं मिस्टर सुन और उसके फादर। चिंग की एक्साइटमेंट उदासी में बदल जाती है क्योंकि उनका केस सॉल्व हो चुका था और वो चिंग को वापस ले जाने आए थे। फांग उदास थी कि वो
चिंग का अच्छे से ध्यान नहीं रख पाई और अब वो जा रही है। वहीं चिंग के फादर अपनी बेटी से अकेले में बात करने के लिए उसे सी साइड ले आते हैं और उसे बताते हैं उन्होंने यहाँ आने से पहले उसके स्कूल वगैरह का सारा बंदोबस्त कर दिया, वो कल ही उसे यहाँ से लेकर निकल रहे हैं। चिंग कहती है कि उसे यहाँ से नहीं जाना। उसके बुरे वक्त में जजातिंग के लोगों ने उसका हाथ थामा, वो ऐसे उन्हें छोड़कर नहीं जाने वाली। पर उसके डैड को यहाँ के लोग और यहाँ का पिछड़ा हुआ माहौल जरा पसंद नहीं। उन्होंने वो के बारे में कई बातें सुनी और उसी से उसे जज कर लिया कि वो एक आवारा लड़का है। उन्होंने साफ कहा वो उसे यहाँ मजबूरी में छोड़ गए थे, लेकिन अब सब कुछ सॉर्ट हो गया है, सो वो उसे यहाँ एक पल भी रहने नहीं देना चाहते। चिंग ने कहा कि वो उस पे अपना डिसीजन थोप रहे हैं, ये जबरदस्ती है। चिंग का ये एटीट्यूड उन्हें पसंद नहीं आता, वो नहीं चाहते कि उनकी बेटी इस तरह रिबेल करते रहे, इसीलिए वो आज दिन भर का मौका देते हैं उसे अपने जजातिंग के दोस्तों से गुड बाय कहने का। चिंग सीधे श्वान आइलैंड आकर यहाँ बिताए अनमोल पलों को याद करती है। तभी मिस्टर सुन चिंग को आकर समझाते हैं कि उसे अपने डैड की बात मान लेनी चाहिए। वो जानते हैं यहाँ उसकी आंटी की फैमिली ने उसका अच्छे से ख्याल रखा होगा, लेकिन अभी वो खुद इतने उलझनों से गुजर रहे हैं। उनके 4 मेंबर अपना गुजारा सही से नहीं कर पा रहे हैं। चिंग का यहाँ रुकना उनके लिए एक बर्डन होगा, इसलिए उसे उनके बारे में भी थोड़ा सोचना चाहिए। सो वो फांग के पास आकर बताती है कि उसके डैड उसे यहाँ से कल ही ले जा रहे हैं। वहीं उसके फादर शिंग्यू से बात करने आए होते हैं, जो ऑलरेडी चिंग के जाने की खबरें सुनकर मायूस था। उन्होंने उसे बताया कि वो अपनी बेटी को यहाँ से कल ले जा रहे हैं और वो चाहते हैं वो चिंग को कभी कांटेक्ट ना करे। वो अपनी बेटी के ब्राइट फ्यूचर में कोई रुकावट नहीं चाहते। उसने कहा यह उसकी मर्जी है, उसे किसके साथ टच में रहना है या किसके साथ नहीं रहना। उसे इतना कॉन्फिडेंट देखकर चिंग के डैड ने उसे टॉन्ट किया, एक बार चिंग बीजिंग लौट गई तो यहाँ के बारे में सब भूल जाएगी, इवन उसे भी। वो ने कामली जवाब दिया कोई बात नहीं, बस वो कहीं भी अच्छे से रहे यही मेरे लिए सबसे ज्यादा मैटर करता है। उसने जाते हुए उन्हें एक एडवाइस दी कि इस बार वो चिंग को ज्यादा से ज्यादा टाइम दे, क्योंकि उसको भी एक परिवार के प्यार पाने का हक है। उधर फांग ने चिंग के लिए एक सुंदर सा हेयर स्टाइल बनाया। हेयर सलून चलने के बाद उनके पास देने के लिए कोई खास तोहफा नहीं था, इसलिए वो उसके बाल बनाते हुए अपनी कहानी बताती हैं कि जब वो यंग थी तो एक लड़के को डेट करती थी, पर उनके फैमिली ने इस प्यार को एक्सेप्ट नहीं किया। चिंग की माँ यानी उनकी स्टेप सिस्टर ने भी बोला उस लड़के से ब्रेकअप कर लेने, लेकिन वो उस वक्त इतनी मैच्योर थी कि किसी की बात को समझा नहीं और उस लड़के के साथ भाग गई। और अब उनकी जिंदगी इस मोड़ पे चली आई। उन्हें अफसोस होता है कि उन्हें अपने परिवार की बात सुननी चाहिए थी, इसलिए वो चिंग को समझाने लगी कि हर माँ बाप अपने बच्चों के लिए अच्छा ही सोचते हैं, इसलिए उसका अपना फादर के साथ बीजिंग लौट जाना ही सही रहेगा। वहाँ उसके पास पैसे होंगे, अच्छे कपड़े होंगे और दिन वक्त के खाने की चिंता भी नहीं रहेगी। रात तक पार्ट टाइम काम खत्म करने के बाद वो खट्टा मीठा कैंडी चिंग के लिए लेकर उसके कमरे में आया और बैठ कर चुपचाप उसे जी भर के देखने लगा। तभी उसने नोटिस की चिंग को ठंड लग रही है। उसने जल्दी से हॉट वाटर बैग उसके हाथों पे रखी और वहाँ से जाने लगा, पर चिंग ने उसे पकड़ लिया। दरअसल वो सोई ही नहीं थी, वो बस उसका इंतजार कर रही थी। जजातिंग में अपनी आखिरी रात पर चिंग बिल्कुल सोना नहीं चाहती थी, इसीलिए उसने वो से कहा कि वो उसे समुद्र के किनारे ले चले। रात के सन्नाटे में सिर्फ लहरों की आवाज सुनाई दे रही होती है और लाइट हाउस की रोशनी धीरे धीरे चमकने लगती है। चिंग ने गहरी सांस लेते हुए कहा कि जब वो पहली बार जजातिंग आई थी तब उसे ये जगह बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। दूसरी बार जब आई तो यहाँ रहना चाहती थी, लेकिन अब जब उसे वापस लौटना पड़ रहा है तो वो चाहती है कि वो भी उसके साथ आए। पर शिंग्यू ने बोला कि उसके मार्क्स इतने अच्छे नहीं है कि वो उसके साथ सेम यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर पाए। अब्रॉड जाना तो दूर की बात है। वो बस उसे इतना कहता है कि एक बार वो यहाँ से जाए तो दोबारा पलट कर ना देखे। चिंग ने बोला शुरू से ही हार मान लेना गलत है। अगर वो सच में चाहे तो धीरे धीरे अपने सपने के और भी करीब पहुंच सकता है, लेकिन उसका जब भी मन करे उसे देखने का तो वो उसके पास आ सकता है, क्योंकि वो चिंग भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रही है। उसने उसके और अपने फोन से एक दूसरे का कॉन्टेक्ट डिलीट कर दिया और कहा कि अब वो टच में तभी आएंगे जब वो खुद चाहेगा, लेकिन वो उम्मीद करती है जब दोनों दोबारा मिले तो वो लाइफ में बेस्ट कर रहे हो। फिर वो के कंधे पे सर रख कर रोने लगी। उसने भी नम आंखों के साथ कहा कि वो उसको एक न एक दिन जरूर मिलने आएगा, तब तक के लिए उसे अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। वो उसे घर तक छोड़ने आया। चिंग ने मुड़कर पूछा क्या तुम कल आओगे? उसने बोला तुम्हें पीछे नहीं दिखना है। जब उसने उसे घर के अंदर तक जाता देख लिया तो आराम से वापस काम को निकल गया, पर राइड करते करते रोने लगा। वही चिंग उसे जाते हुए देखने लगी और रोती गई। अगली सुबह चिंग अपने फादर को नाश्ता कराने सांशी के रेस्टोरेंट ले गई और बताया इन्हीं के यहाँ अभी वो लोग रह रहे हैं और ये लोग कहीं और स्टे कर रहे हैं। आगे बताया कि वो जब यहाँ पहली बार आई तब फांग के घर के खाने नहीं खाती, क्योंकि वो खाना फैट में बनाया करते हैं, पर उसके लिए उन्होंने हल्के तेल में फूड बनाना शुरू कर दिया।
उसने यहाँ रहकर जाना कि वो अपनी माँ के मरने के बाद बीजिंग में कितनी अकेली थी, क्योंकि यहाँ जो उसे एक परिवार का प्यार मिला वो उसे बीजिंग में नहीं मिला। फांग के घर पे सुविधा नहीं होती, लेकिन फिर भी वो चिंग की जरूरतों को पूरा करती, जैसे उसके लिए बाथरूम में लॉक लगवाना, एसी लगवाना, वार्डरोब बनाना, कमरे में प्रॉपर लाइट्स का इंतजाम करना, दादी का उसका सामानों के लिए कवर बुनना। उन्होंने उसकी इतनी ज्यादा केयर की है कि वो भी उन्हें अपनी फैमिली मानती है, इसीलिए जाने से पहले उनके लिए कुछ करना चाहती है। सो उसके फादर अपनी बेटी के कहने पे फांग को 1 लाख युआन देते हैं चिंग की देखभाल करने के बदले, और वो चाहते हैं कि उनका श्वान आइलैंड फिर से रिपेयर हो जाए। उनके इतना जोर देने पे फांग ये पैसे रख लेती है, लेकिन एक कंडीशन पे कि वो ये सारे पैसे उन्हें एक दिन लौटा देंगी, चाहे इसमें उन्हें 3 साल लगे या 5 साल। भले ही पहले उन्होंने चिंग को यहाँ पैसों की वजह से रखा, लेकिन इतने टाइम तक साथ रहने के बाद वो उसे अपनी सगी भतीजी मानती हैं। जब चिंग के जाने का वक्त आया तब उसकी क्या सबकी आंखें भर आती हैं। दादी ने बताया कि वो उसे जाते वक्त एक गर्म स्कार्फ देना चाहती थी, लेकिन अब वो बूढ़ी हो गई है, इसलिए एक दिन में बुन नहीं पाई। ये सुनकर चिंग और भी इमोशनल हो गई और कहा इसे कंप्लीट करने। वो जब दोबारा लौटेगी तो उसे वो स्कार्फ चाहिए होगी। कार में बैठने से पहले उसने बार बार यहाँ वहाँ देखा, पर शिंग्यू दूर दूर तक कहीं नहीं था। आखिर में वो उससे मिले बिना ही चली गई। उसके फादर ने बताया वो लोग मेंग रुईहांग के पेरेंट्स के साथ डिनर करने जाएंगे आज रात, क्योंकि उन्होंने उनके वेलकम के लिए रेस्टोरेंट में टेबल बुक कर लिया है। और भी कई बड़ों के साथ मिलने की बात करते हैं, क्योंकि उनके मुताबिक रिश्ते मेंटेन रखना जरूरी है। चिंग ने बोला उसका वहाँ जाने का मन नहीं है। वो बताती है कि जब वक्त बुरा था और वो रुईहांग के घर गई थी तब उसकी माँ ने उसकी मदद नहीं की, पर अब जब उनकी किस्मत फिर से अच्छी हो गई है तो वो उसके करीब आने की कोशिश कर रहे हैं। उसके डैड कहते हैं ये सारी पास्ट की बातें भुला देने, क्योंकि उन्हें उस फैमिली से बिजनेस रिलेशनशिप बनाए रखना है। जब वो डिनर पे पहुंचे तो रुईहांग की माँ उसे देखकर कुछ ज्यादा ही खुश होने का नाटक करने लगी। उन सब के बदलते रंग देखकर चिंग को कोई हैरानी नहीं हुई। जब मिसेस मेंग कहने लगी उसे कंट्री साइड में बहुत ही डिफिकल्टीज झेलनी पड़ी होगी, तब चिंग ने अपनी खामोशी तोड़कर कहा कि वो वहाँ बहुत खुश थी। जजातिंग में बिताए वक्त अनमोल थे। वहाँ रहकर पता लगा किसे याद रखना चाहिए और किसे नहीं। बीजिंग लौटने के बाद भी चिंग का दिल पूरी तरह से वहाँ नहीं था। ये वही शहर था जहाँ पे वो बड़ी हुई थी, लेकिन अब उसके दिमाग में हर वक्त जजातिंग की यादें घूमती रहती। वो बार बार पुरानी फोटोज देखती जिनमें सबके चेहरों पे खुशी भरी मुस्कान थी। सिर्फ चिंग ही नहीं बल्कि उसके जाने के बाद फांग और वो भी घर की खामोशी महसूस करने लगे। जब चिंग घर में थी हर दिन हंसी मजाक और शोर से भरा रहता था, लेकिन अब अचानक सब कुछ शांत हो गया। दादी ने दोनों को समझाया कि जिंदगी में लोग मौसम की तरह आते जाते हैं। चिंग एक बहार बनकर उनकी जिंदगी में आई और उन्हें पूरा यकीन है कि वो स्प्रिंग उनकी लाइफ में दोबारा जरूर लौटेगी। इस बीच वो ने अपनी पार्ट टाइम जॉब्स में कमाए हुए पैसे फांग को दे दिए, लेकिन उन्होंने समझाया कि अभी उसे सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए और पार्ट टाइम काम कम कर देना चाहिए। उन्होंने ये भी बता दिया कि चिंग के जाने से पहले उसके फादर ने उनकी मदद के लिए 1 लाख युआन दिए थे, जो शायद चिंग की ही रिक्वेस्ट पे भेजे गए थे। इसी पैसे की मदद से हेयर सैलून को फिर से रिनोवेट किया गया। रोज की मेहनत के साथ धीरे धीरे वो सैलून जो एक वक्त पे आग में जलकर खत्म हो गया था फिर से नए रूप में खड़ा हो गया। साथ ही चिंग का छोड़ा हुआ पौधा भी खिलने लगा। इसी टाइम पे वो लेवेंडर के खेत भी जाया करता, जहाँ पे चिंग को जाना बहुत ही ज्यादा पसंद हुआ करता। वो खेतों के फोटो लेकर चिंग को भेजने के लिए मोबाइल खोलता, पर याद आता कि उसके पास उसका कांटेक्ट ही नहीं है। कॉलेज एंट्रेंस का वक्त भी करीब आने लगा और सीनियर स्टूडेंट्स की रिवीजन और भी ज्यादा इंटेंस हो गई। एक रोज जब स्कूल में हाओचिंग ने वू से पूछा वो किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का सोच रहा है, तब उसने अपनी दिल की बात कह दी कि वो बीजिंग की यूनिवर्सिटी जाना चाहता है। घर पे जब भी फांग अपने बेटे को इतनी कड़ी मेहनत करते देखती तो उनकी खुशी दुगनी हो जाती। उन्हें पूरा यकीन है इस रफ्तार से वो एक बहुत ही अच्छे यूनिवर्सिटी में जाएगा। एक बार जब वो डिनर के लिए दादी को बुलाने आया तो उन्होंने बताया आज उनका खाने का मन नहीं कर रहा। उसने बोला थोड़ा बहुत तो खाना पड़ेगा। सो वो उन्हें सीधे अपने कंधे पे उठाकर डाइनिंग टेबल पे ले आया, लेकिन दादी बड़ी कमजोर लग रही थी। जब वो को एग्जाम की मोटिवेशन देने के लिए उसके बर्तन में अंडे रख रही थी तो उनके हाथ कांपने लगे, पर उस वक्त भी फांग और वो को समझ नहीं आया। उन्हें लगा बुढ़ापे की कमजोरी है। दादी ने बोला कि उन्हें कल ही टेम्पल जाकर प्रे करनी है, लेकिन वो ने कहा कल का मौसम खराब रहेगा, परसों चलते हैं। दादी ने हामी तो भर ली, पर कहीं न कहीं मन में शक था कि वो परसों तक सूरज नहीं देख पाएंगी, और ऐसा ही कुछ हुआ। अगले दिन फांग ने वो को चिल्लाते हुए आवाज लगाई। दादी नींद से उठ ही नहीं रही थी। वो ने चेक किया तो उनकी सांसें चल रही थी। वो जल्दी से उन्हें हॉस्पिटल ले आया।
डॉक्टर ने पूरी कोशिश की लेकिन उन्हें बेबस होकर बताया कि दादी की बॉडी बहुत ही कमजोर हो चुकी है और कोई भी इमरजेंसी प्रोसीजर उन पे किया नहीं जा सकता। उन्होंने उन लोगों को दादी की अंतिम संस्कार के लिए तैयार रहने को कह दिया। अपनी डेथ बेड पे दादी ने फांग से कहा कि 2 साल पहले जब वो शहर गई थी तब भले ही उसने सच नहीं बताया था, लेकिन एक माँ होने के नाते दादी को अंदाजा हो गया कि उनका बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा। आंखों में आंसू लेकर फांग ने सच बताया। उन्होंने कहा कि उस वक्त पुलिस का फोन आया था और उन्हें लाश की पहचान के लिए बुलाया गया। शिंगुदॉन बहुत सारे कर्जों में डूब चुके थे, इसलिए वसूली वालों से बचने के लिए एक शिप पे जाके छुपे। वहाँ इतना ड्रंक हो गए कि एक बैलेंस बिगड़ने से वो सीधे समुद्र में डूब गए। वो और फांग बताती हैं कि वो ये बात छुपाने के लिए उनपे कोई ब्लेम नहीं कर रही। वो जानती है कि उनके बेटे की वजह से उन सबको कितना दुख उठाना पड़ा। वो उन दोनों के हाथों को पकड़कर बताती हैं उनकी वजह से उन्होंने ये जीवन बहुत ही अच्छे से जिया। खून का रिश्ता ना होने के बावजूद भी वो ने एक पोते होने का हमेशा फर्ज निभाया और फांग ने बहू नहीं बल्कि बेटी बनकर उनकी सेवा की। जब हाउचिंग और तोंग वो के लिए स्टडी मटेरियल्स लेकर आए तो उससे पूछा क्या वो दादी के बारे में चिंग को बता सकते हैं। वो ने साफ कहा इस बारे में चिंग को कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। वहीं उसे इन दिनों दादी की बहुत याद आती, उनके बनाए वुलन कवर्स को देखती रहती। वहाँ वो और फांग दोनों दादी के पास बैठे पुरानी खुशियों को याद करते रहते। खिड़की के बाहर की रोशनी को देखते हुए दादी मुस्कुराई और बोली कि उन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत खुशियाँ देखी हैं और उनकी जिंदगी सफल रही। इतना कहने के बाद दादी ने हमेशा के लिए आंखें बंद कर ली। अंतिम संस्कार के दिन ज़ातिंग उन्हें आखिरी विदाई देने आया। सब लोगों ने मिलकर उनके लिए दुआएं की। कब्र के सामने खड़ा होकर वो को बचपन की सारी यादें याद आने लगी। जब भी शिंगुदोंग वो को मारते पीटते तो दादी हमेशा बीच में आकर उसे बचाती। जब वो छोटा था और बीमार पड़ जाता तब दादी उसे पीठ पर उठाकर दूर शहर के हॉस्पिटल तक ले जाती। वो जानती थी कि वो उनका सगा पोता नहीं है, लेकिन उन्होंने कभी उसे परायापन महसूस होने नहीं दिया। हमेशा उसे सबसे ज्यादा प्यार किया। उनके साथ बिताए खुशी की यादों से उसे आगे बढ़ने की हिम्मत मिली। समय पल भर में बीत गया और देखते ही देखते एंट्रेंस का दिन आ गया। वो और उसके क्लासमेट्स स्कूल बस में बैठकर एग्जाम सेंटर पहुंचे। एग्जामिनेशन हॉल में वो ने पूरी लगन के साथ हर सवाल का जवाब लिखना शुरू कर दिया। उसके सामने रखा वो क्वेश्चन पेपर सिर्फ एग्जाम ही नहीं था, बल्कि उसके सपनों, उम्मीदों और बेहतर फ्यूचर की पूरी कहानी अपने अंदर समाये हुए था। वहीं चिंग ने एंट्रेंस देने के बाद अपने डैड से कहा कि वो अब्रॉड जाकर पढ़ना नहीं चाहती।